चित्रा मन में सोचने लग जाती है, अनुराग का कोई बड़ा भाई भी है। ये बात मुझे कभी अनुराग ने बताई क्यों नहीं? और क्या क्या छुपाया अनुराग ने मुझसे? चित्रा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी प्रशांत उसे टोकते हुए कहता है, कहाँ खो गई भाभी जी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। आपको लेखक बाबू ने दिलीप जी के बारे में कुछ नहीं बताया क्या? चित्रा प्रशांत से झूठ बोलते हुए कहती है, बताया था प्रशांत जी, पर वो क्या है ना, मुझे रिश्ते भूलने की बीमारी है, तो ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। प्रशांत मुस्कुराते हुए कहता है, आप कहीं हमें भी ना भूल जाना भाभी जी, मैं भी आपका देवर ही लगता हूँ। चित्रा कहती है, अरे नहीं नहीं, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं देवर जी? प्रशांत कुछ कहता उससे पहले ही चित्रा प्रशांत से पूछ बैठती है, वैसे आप क्या बता रहे थे मेरे जेठ जी के बारे में? क्या उन्होंने सच में यक्षिणी को देखा था? जैसे ही चित्रा ये सवाल पूछती है, प्रशांत बड़ी चालाकी के साथ अपने आसपास देखने लग जाता है। जैसे ही वो पूरी तरह श्योर हो जाता है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है, वो चित्रा से कुछ दबी आवाज में कहता है, एक राज की बात बताऊं भाभी जी मैं आपको? चित्रा उसी लहजे में प्रशांत से पलट कर कहती है, हाँ बताइए ना प्रशांत जी। प्रशांत आहिस्ते आहिस्ते चित्रा से कहता है, गांव में खबर फैली है कि आपके ये जो जेठ जी है ना, वो एक बार ग्रेवयार्ड कोठी गए थे और वहीं पर उन्हें यक्षिणी मिली थी। सुनने में तो ये भी आया है कि उन्होंने यक्षिणी को वहां पर कैद भी कर दिया था, पर लेखक बाबू ने वापस से ग्रेवयार्ड कोठी को खोलकर यक्षिणी को आजाद कर दिया। चित्रा प्रशांत को एकटक देखते हुए कहती है, क्या ये सच है प्रशांत जी? प्रशांत पलट कर कहता है, अब ये बात कितनी सच है और झूठ ये तो लेखक बाबू के बड़े भाई दिलीप जी ही जानते हैं, पर गांव में जो बातें लोगों के बीच चल रही है मैं तो आपको वही बता रहा हूँ भाभी जी। और गांव में जो बातें चलती हैं अक्सर सच होती हैं। राज को कितना भी छुपा कर रखा जाए वो सामने आ ही जाता है। चित्रा प्रशांत से कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही प्रशांत फिर बोल पड़ता है, एक और बात बताऊं भाभी जी मैं आपको? चित्रा तुरंत प्रशांत से पूछ बैठती है, कैसी बात प्रशांत जी? प्रशांत कुछ परेशान होते हुए कहता है, ये बात मैं आपको बताऊं या ना बताऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बात बताना ठीक होगा या नहीं, कहीं आप मुझे गलत ना समझ बैठे। चित्रा प्रशांत से कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए प्रशांत जी, जो भी बात है खुलकर बताइए। मैं बिल्कुल भी गलत नहीं समझूंगी आपको, बल्कि आपकी बात को समझने की कोशिश करूंगी, मुझ पर भरोसा करिए। इतना कहकर चित्रा एकटक नजर से प्रशांत की आंखों में देखने लग जाती है। प्रशांत चित्रा पर भरोसा करते हुए अगले ही पल बोल पड़ता है, ये जो ग्रेवयार्ड कोठी है ना, गांव वाले तो कहते हैं वहीं पर यक्षिणी रहती थी, तभी तो दिलीप जी को अमावस्या पूर्णिमा के पहले ही यक्षिणी वहां पर दिखाई दी थी। और सिर्फ दिलीप जी को ही नहीं बल्कि गांव के कुछ आदमियों को भी, जो रात के वक्त उस कोठी के पास से गुजरते हैं, उन्हें भी एक औरत के चीखने, हंसने, गाना गाने की आवाज सुनाई दी है। प्रशांत कुछ याद करते हुए कहता है, कौन सा गाना था वो? हाँ याद आया, श्रृंगार करके बैठी हूँ तेरे आने की आस में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में। हाँ, यही गाते हुए सुना है लोगों ने। चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, पर अनुराग तो उसी ग्रेवयार्ड कोठी में रह रहा है, तो क्या कभी उसे यक्षिणी दिखाई नहीं दी? उसे यक्षिणी ने कभी कुछ क्यों नहीं किया? प्रशांत तुरंत बोल पड़ता है, वही तो मेरे समझ नहीं आ रहा भाभी जी कि यक्षिणी अगर इतनी खूंखार है, खून की प्यासी है, तो उसने कभी लेखक बाबू को कुछ क्यों नहीं किया? बल्कि वो तो ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहते हैं, उन्हें यक्षिणी अपना आसानी से शिकार बना सकती है। गांव वाले तो ये भी कहते हैं लेखक बाबू का यक्षिणी के साथ। अपनी बात पूरी किए बगैर ही प्रशांत चुप हो जाता है। जैसे ही प्रशांत चुप होता है, चित्रा उससे तुरंत पूछ पड़ती है, लेखक बाबू का यक्षिणी के साथ क्या प्रशांत जी? आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, क्या बता रहे थे आप यक्षिणी और अनुराग के बारे में? प्रशांत कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, यही कि लेखक बाबू का यक्षिणी के साथ चक्कर चल रहा है, तभी यक्षिणी लेखक बाबू को कुछ नहीं करती है। चित्रा प्रशांत को एकटक देखते हुए उससे अगले ही पल पूछ पड़ती है, और आपको क्या लगता है प्रशांत जी? प्रशांत धीरे से कहता है, मुझे क्या लगता है भाभी जी? चित्रा प्रशांत को अच्छे से समझाते हुए कहती है, आपको क्या लगता है से मेरे कहने का ये मतलब है कि गांव में तो अफवाह है कि यक्षिणी और अनुराग के बीच कुछ है, पर आपको क्या लगता है कि ये बस अफवाह है या सच है? प्रशांत चुप ही रहता है, कुछ नहीं कहता है। चित्रा प्रशांत पर दबाव बनाते हुए उससे पूछती है, बोलिए प्रशांत जी, आपको क्या लगता है? प्रशांत हिचकिचाहट के साथ कहता है, अब सच कहूं भाभी जी, मुझे ये बात अफवाह नहीं लगती है बल्कि सच लगती है, क्योंकि कभी ना आप लेखक बाबू जो किताब लिख रहे हैं ना यक्षिणी की, वो पढ़कर देखना। लेखक बाबू ने मुझे उस कहानी का पहला चैप्टर पढ़ने के लिए दिया था। मैं आपको बता नहीं सकता वो पहला चैप्टर पढ़कर मेरा क्या हाल हुआ था।
उसमें यक्षिणी के बारे में इतनी डिटेल्स के साथ लिखा हुआ था कि उसे पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे जो कोई यक्षिणी को बड़े करीब से जानता है वही वो सब लिख सकता है। और तो और उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता। आप ही बताइए भाभी जी, लेखक बाबू को वो बातें कैसे पता चली होंगी? चित्रा चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। प्रशांत ही बोल पड़ता है, यक्षिणी ही ने तो बताई होगी भाभी जी, और कौन बताएगा? तभी तो लेखक बाबू उस यक्षिणी को डायन नहीं बल्कि देवी समझते हैं। प्रशांत कुछ हिचकिचाते हुए एकदम धीरे धीरे कहता है, मैंने कई बार लेखक बाबू से पूछा कि उन्हें वो सब बातें कैसे पता चली, पर उन्होंने कभी मुझे कुछ बताया ही नहीं, मेरे सारे सवालों को टाल दिया। इसी वजह से कई बार मुझे उन पर शक भी हुआ है कि वो सच में यक्षिणी के साथ रहते हैं। प्रशांत की बातें सुनकर चित्रा मन में सोचने लग जाती है, कहीं प्रशांत का शक सच तो नहीं है? और वैसे भी मुझे भी तो अलमारियों में काली साड़ियां मिली थी, कहीं वो साड़ी यक्षिणी की तो नहीं? अनुराग सच में तो यक्षिणी के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रहता। चित्रा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी प्रशांत उसे टोकते हुए फिर बोल पड़ता है, अब आप फिर क्या सोचने लग गई भाभी जी? चित्रा सब चीजों पर यकीन करते हुए भी प्रशांत के सामने ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे किसी चीज पर भरोसा ही ना हो। चित्रा नाटक करते हुए कहती है, मैंने बस सुना था कि गांव में अफवाहें हवा से भी ज्यादा तेज चलती हैं और आज देख भी लिया। चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, प्रशांत जी आप ही बताइए, यक्षिणी के पास मर्दों की कमी है क्या जो वो अनुराग के साथ रहेगी? आप बिना पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मुझे लगा था आप बाकी के गांव वालों से अलग होंगे, पर आप तो उन्हीं की तरह निकले। प्रशांत धीरे से कहता है, भाभी जी मैं तो वही बोल। चित्रा प्रशांत को बीच में ही टोकते हुए बोल पड़ती है, अब छोड़िए इन बातों को, जरा वक्त देखिए, अंधेरा होने वाला है, मुझे घर जाना है। प्रशांत कहता है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको भाभी जी। चित्रा प्रशांत को मना करते हुए कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रशांत जी, आप दुकान संभालिए अपनी, जरा देखिए शाम हो गई है और शाम के वक्त ही तो लोगों को चाय की तलब लगती है। इतना कहकर चित्रा तुरंत खड़ी होती है और अपना सामान लेकर वहां से जाने लग जाती है। जैसे ही चित्रा अपना एक कदम आगे बढ़ाती है, आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को फिर सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ पल बाद ही उसे आंसू की बूंद में चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा मुझे तो पहले ही अनुराग पर शक था कि शायद अनुराग का गांव में किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, पर उस दिन प्रशांत की बातें सुनकर मेरा शक हकीकत में बदल गया और मैं समझ गई कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी। जिस चीज का मुझे शुरू से ही डर था वो डर सच में बदल चुका था। सदियों पुरानी कहानी वापस से दोहरा चुकी थी। भक्षानर और डायन के प्यार के बीच में फिर से यक्षिणी आ चुकी थी। इतना कहकर चित्रा मायूस सा चेहरा लेकर चुप हो जाती है। उसकी आंखों में एक दर्द नजर आ रहा था, वो दर्द जिसे युग साफ देखे जा रहा था। भले ही चित्रा कितना भी कहे कि वो अब अनुराग से प्यार नहीं करती थी, पर उसकी आंखों में अनुराग के लिए आज भी प्यार नजर आ रहा था। चित्रा फिर बोल पड़ती है, उस दिन मैं ये तो समझ गई थी कि अनुराग का यक्षिणी के साथ चक्कर चल रहा था, पर मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर यक्षिणी सच में अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में रहा करती थी तो मेरे आते ही वो कहाँ पर चले गई थी। अगर वो वहीं पर थी तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही थी? मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो, इसलिए मेरे सामने नहीं आ रही हो। इसलिए मैं भी उसके सामने आने का इंतजार करने लग गई। चित्रा एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरने के बाद फिर बोल पड़ती है, उस दिन प्रशांत से मुझे बहुत कुछ पता चला था, यक्षिणी से भी जरूरी। वो ये कि अनुराग की कोई फैमिली भी थी। मैं तो यही बात सुनकर डर गई थी कि अनुराग का कोई बड़ा भाई भी था। मुझे ये लगने लग गया था कि कहीं वो भी तो भक्षानर नहीं अनुराग की तरह। इसलिए मैं अनुराग के पूरे परिवार से मिलना चाहती थी। मैंने सोचकर ही रखा था कि अगले ही दिन मैं अनुराग से इस बारे में बात करूंगी, पर मेरे बात करने से पहले ही मुझसे मिलने के लिए उसके परिवार के सब लोग आ गए, सिर्फ दिलीप और सुदेश को छोड़कर। वो दोनों मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे। उन्हीं की बातों से मैं समझ गई थी कि अनुराग दिलीप का सगा भाई नहीं था, उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। अगले ही पल चित्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए कहती है, उसी दिन मुझे एक दोस्त भी मिली और वो दोस्त थी वंदना, जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी। वंदना सच में एक बहुत अच्छी प्यारी लड़की थी और उसे भी ये लगने लग गया था कि यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में रहती है और वो नहीं चाहती है कि मैं वहां पर रहूं। वंदना का इस बात पर शक करने के कई कारण थे। पहला ये कि जब हम मेरे कमरे में थे तो उसमें एक आईना लगा हुआ था और जब मैंने उस आईने में देखा तो पता नहीं कैसे मुझे उसमें अपना डायन वाला रूप दिखने लग गया। मैं भी अचानक से अपना डायन वाला रूप देखकर हैरान रह गई थी। वो तो वंदना की नजर पड़ने से पहले ही आईना अपने आप टूट गया, वरना वंदना मेरा असली रूप देख लेती
और दूसरा कारण ये था कि हम दोनों ने मिलकर जो पुकलीन बनाए थे वो सिर्फ अनुराग और युग बेटा तुम्हें ही मीठे लग रहे थे, पर बाकी सब तो वो चख तक नहीं पा रहे थे। वो पुकलीन इतने ज्यादा कड़वे थे। उस वक्त मैंने वंदना को ये कहकर टाल दिया कि ये सब बस इत्तेफाक है और कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर मैं भी इस बात पर यकीन करने लग गई थी कि यक्षिणी सच में नहीं चाहती थी कि मैं वहां पर रहूं। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुन रहा था, उससे कुछ नहीं कह रहा था। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मैं सोचकर तो ये आई थी युग बेटा कि 1 हफ्ते के अंदर ही मैं पता लगा लूंगी कि तुम पर कौन सा काला जादू किया गया है और उस काले जादू का तोड़ भी ढूंढ लूंगी, पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। 1 हफ्ता कब 1 महीने में बदल गया पता ही नहीं चला। मैं यहाँ पर बंद कर रह गई थी, जैसे इस ग्रेवयार्ड कोठी की इमारतों में ही कोई जादू हो जो मुझे यहाँ से कहीं और जाने ही नहीं दे रहा था, और मुझे ना चाहते हुए भी दिल्ली छोड़कर यहीं पर रहना पड़ा, जिसके कई कारण थे। पहला ये कि मेरी पेंटिंग इतनी ज्यादा नहीं बिक रही थी कि दिल्ली शहर के किराए के रूम का किराया हर महीने दे पाऊं, और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि मुझे अनुराग को यहाँ से लेकर जाना था। मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाने वाली थी, इसलिए मैंने फैसला लेकर यहीं पर बसने का सोच लिया। यहीं के स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया, साथ ही अपना काम भी यहीं से शुरू कर दिया था। चित्रा युग को एकटक देखते हुए कहती है, युग बेटा मैं अनुराग की हरकतों, उसके बर्ताव को बड़े गौर से नोटिस करती थी, पर मुझे उसमें जरा सा भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर उसे ताने देती कि वो कहानियां ना लिखे, इनसे कुछ नहीं होने वाला, कोई काम करे। मैं चाहती थी कि मैं अनुराग को इतना गुस्सा दिलाऊं कि उसका भक्षानर वाला रूप मेरे सामने आ जाए, पर ऐसा हुआ ही नहीं। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पता लगाऊं कि आखिर ग्रेवयार्ड कोठी में चल क्या रहा है। न यक्षिणी मेरे सामने आ रही थी, न ही अनुराग का असली रूप मेरे सामने आ रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में प्रशांत से बात करूं, उसे सब कुछ बताने के बाद अपनी सच्चाई भी बता दूं, क्योंकि एक प्रशांत ही था जो एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी हर मदद करता था। पर जब मैंने प्रशांत को बहाने से ग्रेवयार्ड कोठी बुलाया तब कुछ और ही हो गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।